हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टाफिंग का प्रीवियस वीडियो एक हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग में स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर HRM। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर स्टाफिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है या ये दोनों होते क्या हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टाफिंग एक उसी का छोटा सा पार्ट है। या फिर और कैसे इसे समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लोगों के पास इतना या मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्टाफिंग पर या फिर एम्प्लॉयज़ पर इतना ध्यान दें। तो वो क्या करते हैं, वो एक डिपार्टमेंट एक अलग बना देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिनका काम ही होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरा वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें इतना काम नहीं होता क्योंकि उसमें इतने एम्प्लॉयज़ ही नहीं होते, तो वहाँ पर सिर्फ स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। सो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टाफिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, तो सबसे पहले हमें दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करता है। मतलब ये पहले ढूंढते हैं कि हमारी फर्म में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, पर्टिकुलर हमारे यहाँ कितनी जॉब वैकेंट है, उन जॉब को लेने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहले ये सब देखा जाता है। फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर्स, मतलब कितने मुझे वर्कर्स चाहिए और किस तरीके के वर्कर्स चाहिए, पहले हमें ये ढूंढना होता है। उसके बाद हमें दे रखा है एम्प्लॉइंग पीपल। एम्प्लॉइंग पीपल का मतलब, उसके बाद जब हमें पता चल गया कि भाई पर्टिकुलर मुझे इस जॉब के लिए इतने लोग चाहिए या इस जॉब के लिए इतने लोग चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब उनको अपने यहाँ रखते हैं। किसके थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू। ये आगे नीचे हम पूरा बेसिकली डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, नीचे पूरा इसको एक्सप्लेनेशन में। तो ये क्या करते हैं, फिर लोगों को ढूंढते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, अपने यहाँ उनको रखते हैं। किसके थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू, फिर उनमें से सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनका प्लेसमेंट किया जाता है। नीचे अभी हम स्टाफिंग प्रोसेस में इसे पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद इनका क्या काम होता है, चैनल का करियर ग्रोथ। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज आ गए हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब हमारे यहाँ एक बार एम्प्लॉयज आ गए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बार एम्प्लॉय आता है तो उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट, वो सारा काम, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। क्योंकि भाई हम सबको पता है जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कल को मार्केट में क्या होगा या कल को हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ जाए। तो उसके लिए अगर एम्प्लॉय आपके यहाँ आते हैं और अगर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी किसका काम है, HRM का। उसके बाद आपका दे रखा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब टाइम टाइम पर अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उनसे फीडबैक लेना, ताकि हम क्या करें, अपने एम्प्लॉयज के साथ मतलब कंटिन्यू कांटेक्ट या कम्युनिकेट करते रहें। उसके बाद आपका दे रखा है मोटिवेशन। अपने एम्प्लॉयज को टाइम टाइम पर मोटिवेट करना, क्योंकि कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं या कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको काम करना अच्छे से नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो जो अच्छे हैं उनको मोटिवेट करना और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना, ताकि वो और बेटर तरीके से काम कर सके। तो मोटिवेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, वो हम आगे पढ़ेंगे उनको मोटिवेट करने के तरीके। उसके बाद आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन देना उनको टाइम टाइम पर, भाई जैसे भी जो भी है, सैलरी है, बोनस है या किसी भी तरीके से उनको कंपेंसेट करना अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, या उनकी जॉब, जो भी जॉब पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग उन्हें कंपेंसेट करना। उसके बाद आता है हमारा प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कैसे, जैसे कि हम उनको जॉब का लेटर दे रहे हैं, कंफर्मेशन लेटर के भाई आप हमारे आप कंफर्म है, आपकी जॉब कंफर्म है, तो क्या होता है, उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है रिव्यू एंड ऑडिट। रिव्यू एंड ऑडिट मतलब जितने भी प्लानिंग है, जितने भी प्रोसीजर, जितनी भी पॉलिसीज अप्लाई करी गई हैं उनको टाइम टाइम पर रिव्यू करते रहना, उनका
ऑडिट करते रहना कि क्या हमने जो सोचा था, हमने जो पॉलिसी लागू करी थी, जो प्लानिंग करी थी, क्या उसके अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा है या नहीं। ये सब किसका काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये ऑल ओवर सारे एम्प्लॉयज में पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को रखना ही नहीं होता, अपने यहाँ पहले पूरा एनालिसिस करो, फिर लोगों को रखो, उनकी पूरी जिम्मेदारी, ये सब स्टाफिंग में आता है। क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस। अब भाई स्टाफिंग प्रोसेस या फिर स्टाफिंग है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को रखा जाता है, तो स्टाफिंग प्रोसेस आखिर होती क्या है, इसमें कितने स्टेप्स आते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब हमारे यहाँ काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। भाई हम किसी के मतलब न्यूज़पेपर में या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट तब देंगे ना कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, ऐसे थोड़ी कि भाई हमें ज़रूरत है बट कितने लोगों की, क्या क्वालिफिकेशन है, सब हमें पता होना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले हमें ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए भी 3 चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले होता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब ये देखना कि हमारे यहाँ कितना काम है, उस काम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, उसका एक एस्टिमेशन लगाना। उसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस, हमारे यहाँ कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल है। ठीक। वर्कफोर्स अंडर मतलब बर्डन तो नहीं है या ओवर बर्डन तो नहीं है, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है उसमें एक एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा बर्डन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ओवर अंडर बर्डन तो नहीं है। अंडर बर्डन का मतलब जरूरत है 3 लोगों की, हमने रख रखा है 6 लोगों को। ठीक है। तो क्या होता है, इससे डिस्टर्बेंस होता है, जो 3 लोग काम कर रहे हैं और जो 3 लोग फ्री हैं वो उनको भी काम नहीं करने देंगे। ठीक। तो उसमें क्या होता है, हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता है और काम भी प्रॉपर नहीं होता। तो सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस में ये देखना है कि हमारे यहाँ कितना काम है और कितने लोगों की जरूरत है काम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें देखना है वर्कफोर्स एनालिसिस। हमारे यहाँ जो अभी लेबर काम कर रही है, जो अभी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या वो वर्कफोर्स इनफ है या नहीं। अगर कम है तो भाई और एम्प्लॉयज को लेकर आओ, और अगर ज्यादा है तो जो फालतू के एम्प्लॉयज है उन्हें निकाल दो। और कंपैरिजन में यही चीज करी जाती है जो अभी मैंने बोली, वर्कलोड और वर्कफोर्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अगर वर्कलोड ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है, मतलब हमारे यहाँ काम बहुत ज्यादा है और लोग इतने नहीं हैं, तो और लोगों की स्टाफिंग करी जाती है, और लोगों को रखा जाता है। और अगर हमारे यहाँ वर्कफोर्स ज्यादा है, ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और वर्कलोड ज्यादा नहीं है, तो जो फालतू के एम्प्लॉयज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। हमको ये पता चल गया कि हमारे यहाँ इतने लोगों की जरूरत, इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की, इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमें पता चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट आप लोगों ने मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में एक पेज आता है क्लासिफाइड करके, है ना। उस क्लासिफाइड में क्या होता है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग जॉब्स होती हैं। ठीक है। तो वही होता है रिक्रूटमेंट। इंड्यूस द पीपल टू अप्लाई द जॉब। लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को एनकरेज करना कि वो हमारे यहाँ आकर जॉब के लिए अप्लाई करें। क्लियर। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन। अब देखिए, लोग न्यूज़पेपर तो मोस्टली सब पढ़ते हैं, ठीक, बट उसमें से क्या सारे लोग आते हैं, ठीक, उसमें से आएंगे, अब कुछ लोग आएंगे। सिलेक्शन में आता है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। आपके यहाँ लोगों की जरूरत है, ठीक है, लोगों ने अलग अलग आपके जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट दिया उसे पढ़ा, कई सारे लोग आपके यहाँ आए, तो क्या सब लोगों को रखना पॉसिबल है, नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमें एक पर्सन चाहिए एज अ मैनेजर, MBA होना चाहिए, प्लस उसे मार्केटिंग का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या और भी कुछ हमने कंडीशंस रख दी। ठीक है। अब लोगों ने पढ़ा, जो पर्सन MBA कर रहा है वो भी आपके पास आएगा कि बाई चांस लग ही जाए, जो पर्सन MBA कर चुका है वो भी एप्लीकेशन देगा, या जो पर्सन एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है उसे, या किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी एप्लीकेशन देगा। उसमें हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट हमने लोगों को दिया, मतलब जॉब के लिए हमने लोगों को ऑफर दिया, अब बहुत सारे लोग आएंगे, बट अब हमें क्या करना है, हमने अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन सब लोगों में से बेस्ट कैंडिडेट को चुनना है, जो हमारी जॉब के लिए बहुत ही सुटेबल हो, क्वालिफिकेशन उसकी जो हमें चाहिए वैसी हो, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्शन। चूजिंग
चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। आपके पास 100 एप्लीकेशन आ रही हैं तो 100 को रखना पॉसिबल नहीं है, उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो आपकी जॉब को बिल्कुल सूट कर रहा हो, जो आपकी जॉब के लिए बिल्कुल राइट हो, उसको चूज करना ही क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या आता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, आपने उसमें पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब आप फिर उसे बताते हैं कि आपको किस जॉब पोजीशन पर रखा गया है, कहाँ पर आपका प्लेसमेंट हुआ है, जॉब लेटर वगैरह दिया जाता है। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे नए वाले एम्प्लॉयज़ को फैमिलियर करवाना, उनके बाद कैफेटेरिया कहाँ है या वॉशरूम कहाँ है, रेस्ट रूम कहाँ है, स्टोरेज कहाँ है, ये सब उनको बताना, फैमिलियर करवाना उनको कंपनी से या वर्क प्लेस से, ताकि उन्हें काम करने में दिक्कत ना हो। ठीक, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक बार जब कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आ जाता है तो उसकी स्किल्स को डेवलप करना किसका काम होता है, कंपनी का काम होता है। उसको टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देना, इम्प्रूविंग स्किल्स टू जॉब परफॉर्म। आपके जॉब को करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए उनको टाइम टाइम पर इम्प्रूव करना किसका काम होता है, कंपनी का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं भाई, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा तो जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टाइम टाइम पर वर्कशॉप अवेलेबल करवानी पड़ेंगी, ताकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ मिलकर चल सके और अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अच्छा काम करके दे सके। तो उसकी ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये सब हमने देख लिया। ठीक है, जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो अब वो पर्सन काम कैसा कर रहा है, उसको टाइम टाइम पर फीडबैक लेना कि वो काम अच्छा कर भी रहा है या नहीं, हम उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका इतना ध्यान रख रहे हैं या सब तरीके की फैसिलिटी उसे दी जा रही हैं, तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करके दे रहा है, आखिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कुछ लोग होते हैं अच्छा काम करते हैं, कुछ ऑन एन एवरेज काम करते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो टाइम टाइम पर परफॉर्मेंस अप्रेजल करना भी बहुत अच्छा होता है, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज की एक रिपोर्ट या फिर एक फीडबैक तैयार कर सके। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसमें क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज का टाइम टाइम पर प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन में हम सामने वाले की जो जॉब पोजीशन है उसे बढ़ा देते हैं। अब जॉब पोजीशन बढ़ेगी तो भाई अथॉरिटी भी बढ़ेगी, और अथॉरिटी बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर प्रमोशन करना, उसकी करियर प्लानिंग करना, ये भी सब स्टाफिंग के अंदर आता है। एंड एट लास्ट हमारा आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन भी भाई सबसे जरूरी चीज तो यही है। कंपेंसेशन हमारा दो तरीके का होता है। कंपेंसेशन मतलब जो भी पर्सन आपके यहाँ सर्विस कर रहा है उसको जब हम मनी टर्म्स में कुछ देते हैं, दैट इज नोन एज कंपेंसेशन। ठीक है, तो कंपेंसेशन दो तरीके से होता है। एक होता है टाइम बेस्ड कंपेंसेशन, जिसे हम सैलरी, वेजेस, सैलरी मतलब पर मंथ हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, या फिर पर डे हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, या पर वीक उसका पेमेंट कर रहे हैं, जो एक टाइम बेस्ड हो, मतलब पर्टिकुलर इस टाइम में हम जब पेमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम बेस्ड कंपेंसेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन मतलब आपने जितना अच्छा काम किया आपको उसी हिसाब से फिर क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। जैसे कि सैलरी है, बोनस है, तो भाई आप सॉरी सैलरी नहीं, आपका जो कमीशन होता है, कमीशन है, बोनस है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, आप जितना अच्छा काम करोगे। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि सेल्स कुछ होते हैं, सेल्स मैनेजर या सेल्समैन होते हैं, कि आपने पूरे मंथ में जितनी भी सेल्स करी या 10 दिन में 15 दिन में आपको एक टारगेट दे दिया जाता है, आपको इतना टारगेट पूरा करना है और इतने टारगेट पर आपको इतने % का कमीशन मिलेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप जितना जल्दी टारगेट अचीव करोगे, जितना ज़्यादा टारगेट अचीव करोगे, आपको उतना ज़्यादा ही कमीशन मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस पे बेस। आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपको कंपेंसेशन भी मिलेगा। ओके, तो आज हमने दोनों टॉपिक अपने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।